कभी सोचा है जो फोन हमारे हाथ में है, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब बनता कैसे है? आज हम इसी प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को समझने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो हमें पता भी नहीं चलता पर हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसका जवाब ही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। हमारे हाथ में जो फोन है या घर में जो कुर्सी रखी है, हर चीज की अपनी एक कहानी है। और जानते हैं ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक फैक्ट्री से। जरा सोचिए, जो जूते हम पहनते हैं या चाय में जो चीनी डालते हैं, ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। त्योहारों के वक्त बाजारों की रौनक तो याद ही होगी। लाखों दिए, हजारों नए कपड़े, मिठाइयाँ। कभी सोचा है ये सब इतनी बड़ी तादाद में तैयार कैसे हो जाता है? भाई यही तो मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है, जो एक छोटे से घर में चलने वाले उद्योग से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक फैला हुआ है। तो चलिए अब बाजार की उस भीड़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या चीज। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझें तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल्स को ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदलना। और ये सब होता है बड़े पैमाने पर, लार्ज क्वांटिटी में। जैसे सोचिए, एक लकड़ी का लट्ठा है, उसकी कीमत कितनी होगी? ज्यादा नहीं, लेकिन जब उसी लकड़ी से एक बढ़िया सी कुर्सी बन जाती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। बस इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और ये बदलाव तो हमारे चारों तरफ ही हो रहा है, हर पल। लकड़ी बन जाती है कागज, गन्ना बन जाता है चीनी, और जमीन के नीचे से निकला लौह अयस्क, वो बन जाता है मजबूत स्टील। अरे धागे को ही ले लीजिए, जो कभी कपास हुआ करता था, वही तो हमारे कपड़े बनता है ना कमाल? ये कच्चे माल को काम की चीजों में बदलने की पूरी एक साइंस है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लेकिन ये प्रोसेस किसी भी देश की तरक्की के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके बड़े इम्पैक्ट को समझते हैं। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब यह है कि किसी देश की आर्थिक ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितने पहाड़ या नदियां हैं, बल्कि इस बात से कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कितना डेवलप कर पाया है। मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल होना काफी नहीं है, असली आर्थिक शक्ति तो उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलने की काबिलियत में है। तो मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी देश के डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाता है। दूसरा, ये गरीबी और बेरोजगारी कम करने में मदद करता है, क्योंकि इससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तीसरा, जब हम अपना बनाया हुआ सामान बाहर के देशों को बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे ही कच्चे माल में वैल्यू ऐड करके देश को अमीर बनाता है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया कोई छोटी मोटी तो है नहीं, ये बहुत बड़ी है। तो इसे आसानी से समझने के लिए इंडस्ट्रीज को कुछ अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, या कहिए कि बांटा गया है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला तरीका है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के आधार पर। मतलब इंडस्ट्री अपना कच्चा माल ला कहाँ से रही है? अगर वो खेती बाड़ी से आ रहा है, जैसे कपास, ऊन या गन्ना, तो वो हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर कच्चा माल खदानों से आ रहा है, जैसे लोहा या बॉक्साइट, जिससे स्टील और सीमेंट बनता है, तो वो हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अच्छा, दूसरा तरीका है उनकी मीन भूमिका के हिसाब से। मतलब वो इंडस्ट्री काम क्या करती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल बनाती हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री। स्टील का इस्तेमाल कार बनाने वाली कंपनियां करती हैं। इन्हें कहते हैं बेसिक या की इंडस्ट्रीज। और दूसरी तरफ होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो सीधा हमारे आपके इस्तेमाल के लिए सामान बनाती हैं, जैसे टूथपेस्ट, पंखे, कागज वगैरह। एक और क्लासिफिकेशन होता है वजन के आधार पर। बहुत सिंपल है, जो इंडस्ट्रीज भारी कच्चा माल इस्तेमाल करके भारी सामान बनाती हैं, जैसे लोहा और स्टील, वो हो गई हैवी इंडस्ट्रीज। और जो हल्के रॉ मटेरियल से हल्का फुल्का सामान बनाती हैं, जैसे बिजली का सामान, वो हो गई लाइट इंडस्ट्रीज। और आखिर में हम इंडस्ट्रीज को इस आधार पर भी बांटते हैं कि उनका मालिक कौन है, मतलब ओनरशिप के बेसिस पर। पहला है पब्लिक सेक्टर, जिसे सरकारी एजेंसियां चलाती हैं, जैसे भेल या सेल। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, जिसे कोई एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं, जैसे टिस्को या बजाज ऑटो। फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और चौथा है कॉपरेटिव सेक्टर, जिसे प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स या वर्कर्स खुद मिलकर चलाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र की चीनी मिलें।
तो ये सारे क्लासिफिकेशन तो हमने समझ लिए। अब इन सब बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर, कपास के एक छोटे से रेशे से लेकर हमारे कपड़ों तक का। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे वैल्यू चेन कहते हैं, एक सफर की तरह है। सबसे पहले है फाइबर प्रोडक्शन, यानी खेत में कपास उगना। फिर होती है स्पिनिंग, यानी कताई, जिससे धागा बनता है। उसके बाद वीविंग या निटिंग से उस धागे का कपड़ा तैयार होता है। फिर उस कपड़े को रंगा जाता है, फिनिशिंग दी जाती है, और आखिर में उससे गारमेंट यानी पहनने वाले कपड़े तैयार होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस सफर में हर कदम पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। वैसे भारत में टेक्सटाइल का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। प्राचीन भारत में सारा काम हाथ से होता था, हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग। फिर 18वीं सदी के बाद पावर लूम्स आ गए, यानी मशीनें आ गईं। और साल 1854 में मुंबई में देश की पहली कामयाब टेक्सटाइल मिल शुरू हुई। और फिर जब वर्ल्ड वॉर्स हुए तो यूके से इतनी डिमांड आई कि हमारी इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। तो हमने ये तो देख लिया कि चीजें बनती कैसे हैं और ये सब इतना जरूरी क्यों है। लेकिन अब सवाल भविष्य का है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मेड इन इंडिया या मेड इन का मतलब क्या होने वाला है? ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री को और भी ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनना होगा। अब सिर्फ देश में सामान बनाना काफी नहीं है। हमारे बनाए हुए सामान की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले बेस्ट प्रोडक्ट्स के बराबर होनी चाहिए, तभी हम मुकाबले में टिक पाएंगे। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ट्रेड बदल रहे हैं, चीजों को बनाने की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी बदलती ज़रूरतें, इन सब के साथ मैन्युफैक्चरिंग का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जो हमारी आने वाली दुनिया को एक नया आकार देगी।